एक बार फिर से आपका स्वागत है आज की आपकी अपनी करंट अफेयर्स की क्लास में। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करेंगे, या आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास और आज की देखते हैं करंट अफेयर्स आपके क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन नेशनल सिक्योरिटी समिट में अग्नि 6 के विकास की घोषणा किसके द्वारा की गई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, डीआरडीओ प्रमुख डॉक्टर समीर वी कामत, विदेश मंत्री एस जयशंकर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, डीआरडीओ प्रमुख डॉक्टर समीर वी कामत। डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत ने सम्मेलन के दौरान बताया कि संगठन अग्नि 6 के विकास के लिए पूरी तरह तैयार है और केंद्र सरकार की मंजूरी मिलते ही इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अग्नि 6 मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी सामान्य मारक क्षमता 1000 किलोमीटर से अधिक होगी। हल्के पेलोड के साथ यह 14,000 से 16,000 किलोमीटर तक दूरी तय कर सकती है। उपरोक्त में से कौन से कथन आपके सही हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। आपका पहला भी सही है, यह एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। नेक्स्ट आपका, इसकी सामान्य मारक क्षमता 1000 किलोमीटर से अधिक होगी, ये भी सही है। और आपका हल्के पेलोड के साथ 14,000 से 16,000 किलोमीटर की दूरी ये तय कर सकती है। समाचार, आपके डीआरडीओ अग्नि 6 विकसित करने के लिए तैयार है। यह भारत की सबसे उन्नत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल होगी, जिसकी मानक मारक क्षमता 10,000 किलोमीटर से अधिक है और विशिष्ट परिस्थितियों में यह 16,000 किलोमीटर तक जा सकती है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, तीनों ही कथन आपके सही हैं। नेक्स्ट है, भारत की नई एंटी शिप मिसाइल के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है? इसकी अधिक मारक क्षमता 1500 किलोमीटर तक हो सकती है। इसकी रफ्तार ध्वनि की गति से 10 गुना तक हो सकती है। यह मिसाइल केवल सीधी रेखा में चलती है और अपनी दिशा नहीं बदल सकती। यह दुश्मन के रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आती है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। यह मिसाइल केवल सीधी रेखा में चलती है और अपनी दिशा नहीं बदल सकती। यह हाइपरसोनिक एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल की तरह सीधी नहीं जाती, बल्कि दिशा बदलते हुए लक्ष्य की तरफ बढ़ती है। कम ऊंचाई पर उड़ने के कारण यह रडार की पकड़ में भी नहीं आती और इसकी रफ्तार आपकी 12,000 किलोमीटर प्रति घंटे तक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। यह मिसाइल केवल सीधी रेखा में चलती है और अपनी दिशा नहीं बदल सकती। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल ब्रांड क्रूड की कीमत हाल ही में किस स्तर तक पहुंच गई है, जो पिछले 4 वर्षों में सबसे अधिक है? आपके 110.25 प्रति बैरल, 126.41 प्रति बैरल, 95.50 प्रति बैरल, या आपका 140 प्रति बैरल। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। पश्चिमी एशिया में जारी संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति प्रभावित हुई है, जिससे ब्रेंट क्रूड की कीमतें उछलकर आपके डॉलर 126.41 प्रति बैरल पहुंच गई है। यह पिछले 4 वर्षों का उच्चतम स्तर है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय रुपए में गिरावट के संदर्भ में डॉलर के मुकाबले रुपए ने हाल ही में किस मनोवैज्ञानिक स्तर को पार किया है? 85, 90, 95 या आपका 100। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 95। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और वैश्विक अनिश्चितता के कारण भारतीय रुपया कमजोर हुआ है और इसने डॉलर के मुकाबले 95 के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार कर लिया है। इससे भारत के लिए आयात, विशेषकर आपका तेल जो है वो काफी महंगा हो गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 95 के स्तर को इसने पार किया है। नेक्स्ट है, कच्चे तेल की कीमतों में प्रति डॉलर की वृद्धि होने पर कुल तेल आयात बिल पर लगभग कितना अतिरिक्त भार पड़ता है? 5,000 करोड़ रुपए, 8,000 करोड़ रुपए, 10,000 करोड़ रुपए, या आपका 12,000 करोड़ रुपए। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, 8,000 करोड़ रुपए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में
मात्र $1 की वृद्धि होने से भारत को सालाना तेल आयात बिल लगभग 8,000 करोड़ रुपए बढ़ जाता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दुष्कर्म रेप पीड़ितों के गर्भपात के संबंध में क्या महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। गर्भपात के लिए 20 सप्ताह की समय सीमा अनिवार्य होनी चाहिए। दुष्कर्म से हुए गर्भधारण के मामले में गर्भपात के लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं होनी चाहिए। गर्भपात का निर्णय केवल डॉक्टरों की सलाह पर ही किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका, नाबालिगों को गर्भपात की अनुमति नहीं दी जा सकती। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दुष्कर्म से हुए गर्भधारण के मामले में गर्भपात के लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जोर दिया है कि दुष्कर्म के कारण हुए गर्भधारण को समाप्त करने के लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि किसी महिला या नाबालिग बच्ची को उसकी इच्छा के विरुद्ध गर्भावस्था जारी रखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में समाचार में रहा बरंगी बांध मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर या आपके ग्वालियर। तो करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। ये आपके जबलपुर में स्थित है। और ये आपके चर्चा में क्यों रहा था। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित बरंगी बांध में गुरुवार शाम एक बड़ा हादसा हुआ। पर्यटकों से भरा एक क्रूज तेज आंधी और हवाओं के कारण असंतुलित होकर पानी में डूब गया और ये घटना आपके खमरिया टापू के पास लगभग आपके शाम 6 बजे के करीब हुई थी। क्रूज पर आपके 30 लोग कैप्टन सहित सवार थे और रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान आपके 15 लोगों को बाहर निकाला गया सुरक्षित, जबकि 4 की मौत हो गई और 11 लापता बताए गए। यह क्रूज आपके मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा संचालित किया जाता है, जो प्रतिदिन पर्यटकों को बांध की आपकी सैर जो है वो कराता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। ये आपके मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर उच्च तकनीक वाले हथियारों के निर्माण के लिए समझौते की औपचारिकताओं को पूरा किया है। फ्रांस, जर्मनी, इटली या आपका रूस। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी आपको हो जाएगा, इटली। भारत और इटली मिलकर उच्च तकनीक वाले हथियारों का निर्माण करेंगे। इसके लिए दोनों देशों ने समझौते की औपचारिकता को काफी हद तक पूरा कर लिया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, इटली। नेक्स्ट है, भारत और इटली के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाने के लिए किस अवधि के लिए द्विपक्षीय सैन्य सहयोग योजना बनाई गई है। सन 2024-25, आपका 25-26, 26-27 या आपका 27-28। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सन 2026 से आपके 27। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके इतालवी समकक्ष के बीच हुई बैठक में द्विपक्षीय सैन्य सहयोग योजना बनाई गई है। इसके तहत दोनों देशों की सेनाएं संपर्क बढ़ाएंगी और संयुक्त सैन्य अभ्यास करेंगी। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इटली के रक्षा मंत्री के बीच नई दिल्ली में हुई वार्ता किस क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति पर विशेष रूप से चर्चा की गई। दक्षिण पूर्व एशिया, पश्चिम एशिया, पूर्वी यूरोप या आपके दक्षिणी अमेरिका। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी, पश्चिम एशिया। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, पश्चिम एशिया। इस वार्ता में क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक बात की गई, जिसमें विशेष तौर पर पश्चिम एशिया में सुरक्षा को लेकर पैदा हुई परिस्थितियों और वहां की स्थिति पर चर्चा की गई। तो ऑप्शन भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पश्चिम एशिया। नेक्स्ट है, इटली के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है जिन्होंने हाल ही में नई दिल्ली में भारतीय रक्षा मंत्री के साथ रणनीतिक वार्ता की। जॉर्जियो मेलोनी, गुइडो क्रोस्टो, मारिया द्राघी या आपका सर्जियो मार्टोला। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, गुइडो क्रोसेटो। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपनी इतालवी समकक्ष काउंटर पार्ट गुइडो क्रास्टो के साथ नई दिल्ली में बैठक की, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच रणनीतिक रिश्तों को और मजबूत करना है। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर पूर्वी राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को पूरी तरह से उग्रवाद मुक्त घोषित किया। मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम या आपका असम। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आपका मिजोरम।
मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि राज्य अब पूरी तरह से उग्रवाद मुक्त हो गया है। यह घोषणा राज्य के आखिरी सक्रिय जातीय उग्रवादी समूह के आत्मसमर्पण के बाद की गई। तो मिजोरम आपका क्या हो गया है? पूरी तरह से उग्रवाद मुक्त हो गया है। नेक्स्ट है, मिजोरम में हथियार डालने वाले आखिरी बचे जातीय उग्रवादी समूह का नाम क्या है? एनएससीएन के, हमारा पीपुल्स कन्वेंशन, सनाते गुट, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, मिजो नेशनल फ्रंट। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हमार पीपुल्स कन्वेंशन सनाते गुट। मिजोरम का आखिरी बचा हुआ उग्रवादी समूह हमार पीपुल्स कन्वेंशन डेमोक्रेटिक यानी कि आपका एचपीसीडी सनाते गुट था। लाल लाल है मिंग थांगा सनाते के नेतृत्व वाले इस गुट ने हाल ही में आइजोल के पास आयोजित एक समारोह में हथियार डाल दिए, जिससे राज्य में दशकों से चले आ रहे उग्रवाद का अंत हो गया। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मिजोरम सरकार एचपीसीडी सनाते गुट के बीच शांति समझौते पर किस तारीख को हस्ताक्षर किए गए थे? 1 जनवरी, 26 जनवरी, 14 अप्रैल या आपका 1 मई। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 14 अप्रैल। मिजोरम सरकार और उग्रवादी समूह के बीच 14 अप्रैल को शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। इसी समझौते के सफल परिणाम स्वरूप आइजोल के पास सेसावंग में आयोजित घर वापसी समारोह में समूह के कुल 43 सदस्यों ने औपचारिक रूप से आत्मसमर्पण किया। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष सन 2026-27 की अवधि के लिए भारतीय संसद की लोक लेखा समिति पीएसी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बैजंत पांडा, फग्गन सिंह कुलस्ते, केसी वेणुगोपाल या आपका कल्याण बनर्जी। तो करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, केसी वेणुगोपाल। केसी वेणुगोपाल कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल को वर्ष सन 2026-27 के लिए संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। और जो आपके भाजपा के बैजंत पांडा को लोक उपक्रम समिति का प्रमुख बनाया गया। भाजपा नेता फग्गन कुलस्ते को 1 मई सन 2026 से आपके 30 अप्रैल सन 2037 की अवधि के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, केसी वेणुगोपाल को आपके चुना गया है लोक लेखा समिति का अध्यक्ष। नेक्स्ट है, चुनाव आयोग द्वारा मतगणना केंद्रों यानी कि काउंटिंग सेंटर्स पर अनधिकृत प्रवेश रोकने के लिए पहली बार किस तकनीक का उपयोग किया जा रहा है? बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट कार्ड, क्यूआर कोड आधारित फोटो पहचान पत्र, आरएफआईडी चिप कार्ड, चेहरे की पहचान सिस्टम यानी कि फेस रिकॉग्नाइजेशन आपका रिकॉग्निशन सिस्टम। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन भी हो जाएगा, क्यूआर कोड आधारित फोटो पहचान पत्र। चुनाव आयोग ने मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने और किसी भी अनधिकृत व्यक्ति के प्रवेश को पूरी तरह से रोकने के लिए पहली बार क्यूआर कोड आधारित फोटो पहचान पत्र प्रणाली शुरू की गई। यह व्यवस्था आपके 4 मई से को होने वाली मतगणना से लागू की गई है। नेक्स्ट है, मतगणना केंद्रों पर पहचान सत्यापन आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए अपनाई गई 3 स्तरीय सुरक्षा प्रणाली के संदर्भ में सबसे भीतरी सुरक्षा घेरे में प्रवेश के लिए क्या अनिवार्य है? केवल शारीरिक तलाशी, निर्वाचन अधिकारी द्वारा हस्तलिखित पर्ची, क्यूआर कोड की स्कैनिंग के माध्यम से सफल सत्यापन या आपका केवल आधार कार्ड दिखाना। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्यूआर कोड की स्कैनिंग के माध्यम से सफल सत्यापन। मतगणना केंद्रों पर 3 स्तरीय सुरक्षा तंत्र निर्धारित किया गया। पहले 2 स्तरों पर रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा फोटो पहचान पत्रों की मैनुअल जांच की जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण तीसरे स्तर में प्रवेश की अनुमति केवल तभी दी जाएगी जब क्यूआर कोड स्कैनिंग के माध्यम से व्यक्ति का सफल सत्यापन हो जाएगा। भविष्य में इसे सभी लोकसभा और विधानसभा चुनावों में एक मानक प्रथा के रूप में लागू किया जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर ये आपके दिए गए हैं आपको कथन। यह जम्मू से कश्मीर घाटी के लिए पहली सीधी वंदे भारत ट्रेन सेवा है। इस नई सेवा के बाद जम्मू से श्रीनगर की यात्रा का समय घटकर मात्र 4 घंटे 50 मिनट रह गया है। जम्मू श्रीनगर रेलखंड पर अब कुल 2 वंदे भारत ट्रेनें उपलब्ध रहेंगी। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन आपके सही हैं? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा,
ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, पहला भी आपका सही है। यह जम्मू से कश्मीर घाटी के लिए पहली सीधी वंदे भारत ट्रेन सेवा है। नेक्स्ट, इस नई सेवा के बाद जम्मू से श्रीनगर की यात्रा का समय घटकर मात्र 4 घंटे 50 मिनट रह गया है। जम्मू श्रीनगर रेलखंड पर अब कुल 2 वंदे भारत ट्रेनें उपलब्ध रहेंगी। जम्मू से कश्मीर घाटी के लिए पहली सीधी वंदे भारत ट्रेन एक्सप्रेस शुरू हो गई है। इस ट्रेन के माध्यम से यात्रा का आपका जो समय है वो 4 घंटे 50 मिनट होगा, जो सड़क मार्ग की तुलना में आपके काफी कम है। सड़क मार्ग आपका 7 घंटे है और रेल से आपका 4 घंटे 50 मिनट यहाँ पर लगने वाली है। और आपकी प्रत्येक सेक्शन में आमतौर पर एक ही वंदे भारत ट्रेन होती है, लेकिन जम्मू श्रीनगर सेक्शन पर आपके 2 वंदे भारत उपलब्ध रहेंगी। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना की शुरुआत मई सन 2016 में बलिया उत्तर प्रदेश से की गई थी। मार्च सन 2026 तक इस योजना को लाभार्थियों की संख्या आपके 10.56 करोड़ तक पहुंच गई है। उपरोक्त में से कौन से कथन आपके सही हैं? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पहला कथन भी आपका सही है। इस योजना की शुरुआत जो हुई थी वो आपके मई सन 2016 बलिया उत्तर प्रदेश से की गई थी और मार्च सन 2026 तक इस योजना के लाभार्थियों की संख्या आपके 10.56 करोड़ तक पहुंच गई है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत आपके मई सन 2000 बलिया की क्रांतिकारी धरती से हुई थी। हालिया आंकड़ों के अनुसार इस योजना ने अपने 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं और मार्च सन 2026 तक इसके लाभार्थियों की कुल संख्या आपकी कितनी हो गई है? 10.56 करोड़ हो गई है। 10 वर्ष इसने अपने पूरे कर लिए हैं। यह योजना महिलाओं को स्वच्छ ईंधन प्रदान कर उनके स्वास्थ्य और सम्मान की रक्षा करने में सफल रही। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहे भारत रूस संबंधों के संदर्भ में भारत की रणनीतिक स्वायत्ता स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसी एक महाशक्ति के गुट में पूर्ण रूप से शामिल होना, पश्चिमी देशों के साथ साथ अपने सभी व्यापारिक संबंधों को समाप्त करना, वैश्विक मंच पर किसी एक गुट का हिस्सा बनने के बजाय स्वतंत्र शक्ति संतुलन बनाए रखना, केवल पड़ोसी देशों के साथ सैन्य संगठन बनाना। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। वैश्विक मंच पर किसी एक गुट का हिस्सा बनने के बजाय स्वतंत्र शक्ति संतुलन बनाए रखना। बदलती विश्व व्यवस्था में भारत किसी एक गुट का हिस्सा बनने के बजाय एक स्वतंत्र शक्ति संतुलन बनाए रखने को प्राथमिकता दे रहा है। भारत अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार विभिन्न देशों जैसे आपके रूस और अमेरिका के साथ अलग अलग तालमेल बिठा रहा है ताकि आपके वैश्विक अस्थिरता के बीच अपनी स्थिति मजबूत रख सके। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार में डॉलर पर निर्भरता कम करने की कवायद का प्राथमिक कारण क्या है? वैश्विक स्तर पर डॉलर की छपाई बंद होना, वैश्विक वित्तीय अस्थिरता और प्रतिबंधों के बीच अपने आर्थिक हितों की रक्षा करना, रूस द्वारा भारतीय रुपयों को अपनी एकमात्र आधिकारिक मुद्रा घोषित करना, या आपके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों को नियंत्रित करना। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। वैश्विक वित्तीय अस्थिरता और प्रतिबंधों के बीच अपने आर्थिक हितों की रक्षा करना। भारत और रूस वैकल्पिक वित्तीय व्यवस्था जैसे आपके स्थानीय मुद्रा में व्यापार को मजबूत कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों और वैश्विक बैंकिंग प्रणाली में आने वाली अस्थिरता से अपने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक हितों को सुरक्षित बचाना है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार में डॉलर पर निर्भरता कम करने की कवायद का प्राथमिक कारण क्या है? वैश्विक स्तर पर डॉलर की छपाई बंद होना, वैश्विक वित्तीय स्थिरता और प्रतिबंधों के बीच अपने आर्थिक हितों की रक्षा करना। नेक्स्ट है, रूस द्वारा, ये तो आपका रिपीटेड है। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष सन 2025-26 के दौरान इन्वेस्ट इंडिया के प्रयासों से भारत में कितना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया और इससे कितनी नौकरियों का सृजन हुआ? 5.1 अरब डॉलर और 25,000 नौकरियां, 6.1 अरब डॉलर और आपकी 31,000 से अधिक नौकरियां। नेक्स्ट है आपका 7.1 अरब डॉलर और 40,000 नौकरियां, 90 अरब डॉलर और आपके 1 लाख नौकरियां। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन बी 6.1 अरब डॉलर और 31,000 से अधिक नौकरियां। वित्त वर्ष सन 2024-26 के दौरान इन्वेस्ट इंडिया के माध्यम से देश में आपके 6.1 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष आपके विदेशी निवेश आया। इस निवेश के कारण प्रत्यक्ष तौर पर 31,000 से अधिक नौकरियों का सृजन हुआ। कुल एफडीआई का 40% से अधिक हिस्सा यूरोपियन यूनियन से आपके प्राप्त हुआ है और आपके
निवेश प्राप्त करने के मामले में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य सबसे आगे रहे। रिपोर्ट के अनुसार सन 2032 तक भारत में विदेशी निवेश का प्रवाह सालाना आपके 100 अरब डॉलर के पार पहुंचने का अनुमान है। और ये रिपोर्ट जो आपके साझा की गई है उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार व्यापार विभाग के तहत काम करने वाली संस्था इन्वेस्ट इंडिया द्वारा साझा की गई। किसके द्वारा साझा की गई है? आपके इन्वेस्ट इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट आता है हमारा साल सन 2026 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए दुनिया भर से कुल कितने नामांकन नॉमिनेशन सामने आए हैं? 208, 79, 287 या आपके 300 नामांकन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी, 287 नामांकन। कुल नामांकन आपके नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के सचिव क्रिस्टनबर्ग ओहोरिक्वेन के अनुसार साल सन 2026 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए कुल 287 नामांकन प्राप्त हुए हैं। इन नामांकनों में आपके 208 व्यक्ति और आपके 79 संगठन शामिल है। 208 व्यक्ति और आपके 79 संगठन शामिल हैं। और यहाँ पर आपको जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहे हैं वो आपके डोनाल्ड ट्रंप हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो नाम है ये भी आपका आ रहा है नोबेल पुरस्कार के नामांकन में। नोबेल कमेटी ने स्पष्ट किया कि पिछले 50 वर्षों से नामांकन की प्रक्रिया गोपनीय रखा जाता है, इसलिए आधिकारिक रूप से नामों की पुष्टि नहीं की जा सकती। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 287 नामांकन आपके आए हैं और चर्चित नाम जो है इसमें ये आपका डोनाल्ड ट्रंप का है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस वैश्विक शहर के मेयर ने ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय से मुलाकात के दौरान भारत की ऐतिहासिक धरोहर कोहिनूर हीरा लौटाने का मुद्दा उठाने के संकेत दिए? लंदन, वॉशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क सिटी या आपका पेरिस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यहाँ पर न्यूयॉर्क सिटी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी ने स्पष्ट किया कि यदि उन्हें किंग चार्ल्स तृतीय से बातचीत का अवसर मिलता है तो वे कोहिनूर को भारत वापस लौटाने का मुद्दा जरूर उठाएंगे। ममदानी का मानना है कि कोहिनूर केवल एक बहुमूल्य रत्न नहीं बल्कि यह न्याय और ऐतिहासिक जिम्मेदारी से जुड़ा एक गंभीर विषय है। और ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय और क्वीन कैमिला ने अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान न्यूयॉर्क स्थित नौग्यारा स्मारक पहुंचकर आपके 11 सितंबर सन 2001 के आतंकी हमलों में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, न्यूयॉर्क सिटी। नेक्स्ट है, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे के संदर्भ में ईस्टर्न मेडिटेरेनियन गेटवे एक्ट किस देश की संसद में पेश किया गया है? भारतीय संसद, यूरोपीय संघ की संसद, अमेरिकी सीनेट या आपका ब्रिटिश संसद। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा, अमेरिकी सीनेट। अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन सीनेट के में भारत मध्य पूर्व आर्थिक गलियारे का समर्थन करने के लिए एक द्विदलीय विधेयक पेश किया गया है जिसे ईस्टर्न मेडिटेरेनियन गेटवे एक्ट नाम दिया गया है। इस विधेयक को डेमोक्रेट सीनेट कोरी बुकर और रिपब्लिकन सीनेटर देव मैकॉर्मिक द्वारा संयुक्त रूप से पेश किया गया है। नेक्स्ट है, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे की आधिकारिक घोषणा किस वैश्विक शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी? G7 शिखर सम्मेलन सन 2022, G20 शिखर सम्मेलन सन 2023, कोप 28 शिखर सम्मेलन या आपका ब्रिक्स शिखर सम्मेलन सन 2023। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। G20 शिखर सम्मेलन सन 2023 नई दिल्ली। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे की आधिकारिक घोषणा सितंबर सन 2023 में नई दिल्ली आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी। यह एक महत्वाकांक्षी बहु मॉडल कनेक्टिविटी परियोजना है जिसका उद्देश्य भारत मध्य पूर्व और यूरोप के बीच रेल और समुद्री मार्गों के माध्यम से व्यापार को बढ़ावा देना है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। यह ऐतिहासिक घोषणा 9-10 सितंबर सन 2023 को नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन में भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी और आपके इटली के नेताओं द्वारा की गई थी। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य माल परिवहन गति को तेज करना, लॉजिस्टिक लागत को कम करना और भारत व यूरोप के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाना है। और यहाँ पर और इस गलियारे को आपके
यह गलियारा आधुनिक सिल्क रूट के रूप में देखा जा रहा है, जो आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और कमेंट कर जरूर बताना कैसी थी आज की क्लास। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में न्यू अपडेट के साथ, न्यू क्वेश्चंस के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।